ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं वापस अपनी स्लाइड पर आता हूँ। वो जी। वाली स्लाइड खोल लीजिए जिसमें 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स, 9 वास्तु डायरेक्शन लिखा हुआ है। हाँ, 9 एलिमेंट्स, 9 वास्तु डायरेक्शंस, यस। ठीक है जी। तो इसमें हाँ जी। हमने ऊपर वाली इमेज तो डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि श्रीम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ये लिखा हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमने जब इस सिस्टम को देखा ध्यान से, तो हमें सबसे पहले चीज पता चली कि इंस्टेड ऑफ 7 चक्रास देयर आर 9 चक्रास। ठीक है। फिर हमें दूसरी चीज पता चली, इंस्टेड ऑफ 5 एलिमेंट्स देयर आर 9 एलिमेंट्स। फिर हमें पता चला इंस्टेड ऑफ 8 और 16 वास्तु डायरेक्शन देयर आर, मतलब 8 वास्तु डायरेक्शन के बदले देयर आर 9 वास्तु डायरेक्शंस। अच्छा, उनका जिक्र नहीं है यहाँ डायरेक्शंस का। वास्तु डायरेक्शन जो है वो डे 7 के अंदर आता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो हम आपके साथ भी वास्तु का मैप डिस्कस करेंगे। आप अपना तब तक जो है इंदु मैम का आ गया है, आप भी अपना जो है घर जहां पर है उसका एक लेआउट बना लीजिए। उसमें कहाँ कौन सा बीज मंत्र लगाने से कौन कौन सी पावर्स बढ़ती हैं वो सारा हम शेयर करेंगे उसमें। अच्छा, तो मैं घर का जो आर्किटेक्चरल लेआउट है वो आपको हाँ बस वो, भेज सकते हाँ वो हैं? मुझे स्कैन करके एक उसका कॉपी भेज दीजिए ताकि हम उसको फिर 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे। मैंने तो सर ये एक ही फ्लोर का भेजा है जहां मेरा बेडरूम है। वो मतलब द आइडिया इज हमें आपको ये गाइड अच्छा। करना है कि आपको किसी भी सिचुएशन में एक फ्लोर को कैसे मैनेज करना है। वो चाहे 100 फ्लोर हो, इट डजंट मैटर, वो उसको आप वैसे के वैसे ही कंसिडर करेंगे। जो सर जैसे मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है, जबकि किचन ग्राउंड फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही गेस्ट रूम है और किचन है और ड्राइंग डाइनिंग है। बेडरूम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है, तो फिर उसको कैसे? एक को एक फ्लोर मानेंगे, दूसरे को दूसरा फ्लोर मानेंगे। तो आपको एक फ्लोर का प्लान, एक उसके वो रेमेडीज होंगी। सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का भेजूं या ग्राउंड फ्लोर का भेजूं? एनी फ्लोर, मतलब हम आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता देंगे। हम इसमें तो कोई वास्तु का वो नहीं करते हैं पार्ट। हम ये बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से बीज मंत्र होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेट सपोज अगर तो कोई फिर आपको व्यक्ति, ग्राउंड फ्लोर का भेजने में बेहतरी है हाँ, ना? वो ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी का मास्टर बेडरूम जो है और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है, वो तो वो व्यक्ति जो है उसके यहाँ जब भी गेस्ट आएंगे, गेस्ट सबसे पावरफुल होंगे। हाँ, ऐसा ही सुना मैं, हमारा साउथ वेस्ट में ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। हाँ जी। ग्राउंड फ्लोर पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जिसका मास्टर बेडरूम है, अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे वहां पर कुछ और कर देते हैं आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो मान लीजिए आपने गेस्ट रूम बना दिया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, उस घर में जब जब गेस्ट आएंगे, गेस्ट ज्यादा पावरफुल होंगे बनिस्बत की ओनर ऑफ द हाउस से। पर सर अगर साउथ फर्स्ट फ्लोर पे भी साउथ वेस्ट पे हमारा बेडरूम है और ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में हमने फिलहाल गेस्ट्स के लिए रखा है, तो मैंने मेरी बात पूरी कर दी। वही तो कह रही अगर आपने साउथ वेस्ट में गेस्ट रूम बना दिया है, जब जब आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, दे विल बी मोर पावरफुल देन पीपल लिविंग देयर। आपका घर का एक हारमोनियस एनर्जी है। जैसे ही गेस्ट आएंगे वो घर की एनर्जी में फर्क आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन अपना रिपीट करूं मैं कि मेरा बेडरूम भी साउथ वेस्ट में ही है, लेकिन जैसे उस बेडरूम के ऊपर बेडरूम होता है ना। मैं आपको एग्जांपल फिर दोबारा देता हूँ। मेरा किराएदार है, ठीक है, मेरे पास, मैं मेरठ में रहता हूँ, वहां पे 3,500 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर्स है हमारे पास में। जो ग्राउंड फ्लोर का है वो हमने रेंट पे दे रखा है। ठीक है। तो हमें नहीं पता था, तो हमने वो नीचे का फ्लोर रेंट पे दे दिया। जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर है। करेक्ट। जो किराएदार है वो हमेशा हम पे हावी रहता है, बिकॉज ही लिव्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ द मास्टर ग्राउंड फ्लोर। हाँ, because he is staying there, but if we have kept that room empty, मतलब there is nobody staying, but if somebody comes for a night after a month or 2 months,
then also it's not fair to this thing. नहीं, देखिए इसमें सही और गलत वाली बात नहीं, मतलब फिर आप मतलब कहने का ये है कि घर की एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ता है जब भी गेस्ट आते हैं। अच्छा, आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बोला है। मतलब वास्तु एनर्जी में तो देयर इज सो मच व्हिच नीड्स टू बी कैप्चर्ड, बट अभी हम एक छोटा सा पॉइंट हमने दिया कि घर में 100 तरीके के दोष हो सकते हैं। उन 100 तरीके के दोषों को कैसे कम कर सकते हैं? इट इज जस्ट बाय पुटिंग बीज मंत्रास इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस। correct. Which direction support which बीज मंत्र immediately impacts the energy of the people who are living in that premises. करेक्ट। वास्तु में तो बहुत सारी चीजें होती है। वास्तु में वो हम खैर डे 7 पे कवर करेंगे। अभी लेट्स नॉट गेट डेविएटेड, अभी हम इसको पूरा कर लें, ठीक है? सो जब हमने ये वाला एस्पेक्ट देखा कि देयर आर 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स एंड 9 वास्तु डायरेक्शंस, तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया। और जब हमने इसको कनेक्ट करा तब हमारे को इसके अंदर बहुत डिफरेंट सी एनर्जी वाला सिस्टम रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे मैं इसमें आपके साथ में एक इमेज शेयर करता हूँ। एक ट्रायंगुलर इमेज थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर करी थी, वो कहाँ गई? एक सेकंड। वो आपने ऐसे बताया था कि वो श ह और री ट्रायंगल वो तो जस्ट बीज मंत्रों के बारे में बताया था कि कैसे बनते हैं। हाँ, कैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों को ही मैंने एक ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स में डाला था और तीनों को 9 बाइफर्गेशंस थे। महालक्ष्मी के 9 बाइफर्गेशन जो है, वो हमारे सामने नहीं आए हैं। एक सेकंड।
ये देखिए, ये मैंने शेयर कर दिया। ये तो पाँवों में इतना दर्द है, क्या बताऊं। हीलिंग करो अपनी, हीलिंग करो अपनी। कैसे करें, आज समझ में नहीं आती। वो जो अंगों के लिए दिए हुए हैं, वाद दिए हुए हैं, आपको आपने करा उससे मैम? मैं तो रात को जब वो करते हैं ना, दोनों हाथ मसल करके टच करने कहते हैं कि उसमें वो अपने में सारे ऑर्गन्स को टच करती हूँ जहाँ मुझे दर्द होता है, मुझे फर्क पड़ जाता है। पड़ता है? हाँ। मैं तो टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं क्या करूँ। रात को जैसे मेडिटेशन के बाद कहते हैं ना, हाथ रब करो, आंखों पे लगाओ, उसमें क्योंकि मुझे तो जॉइंट्स आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ये तो पता नहीं, ये अभी 3-4 दिन से बहुत पाँव में दर्द। ठीक है सर। राइट जी, तो ये इमेज देख लीजिए जो मैंने इसमें शेयर करी है। इस इमेज की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे आई थी जी। हाँ जी। अब इसमें जब हम महासरस्वती को देखते हैं तो ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, ऐन्द्री, कौबेरी, वाराही, नारसिंगी और वारुणी, ये 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन है। ये 9 देवियां 9 दिशाओं के लिए। अच्छा। जहां महाकाली की है ना? महाकाली में जहां मां सरस्वती लिखा हुआ है, वहां पर जो है काली, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये हमारी 9 महाविद्याएं हैं। अब 9 महाविद्याएं, 9 उप महाविद्याएं और सिद्ध विद्या, ये सब मिलाकर जो है ये एक कम्युनिटी बनती है। उप विद्या कौन सी, ऊपर वाली महालक्ष्मी वाली या ये महाकाली वाली? उप महाविद्या, जैसे विद्या है, जैसे विद्या है, उन्हीं की सब कैटेगरीज में महाविद्या, उप महाविद्याएं हैं। अच्छा, वो मैं डिटेल शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है। जैसे ये 3 लक्ष्मी, सरस्वती और महा सरस्वती, बाहर अंदर वाले जो, जैसे महाकाली बाहर है मंत्र है, तो अंदर सरस्वती ये क्या है, मतलब अंदर ये क्यों? हाँ, तो इसको जब आप दुर्गा सप्तशती के 3 रहस्य पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि सबसे पहले महालक्ष्मी जो रजोगुणी थी वो हुई, फिर रजोगुणी महालक्ष्मी ने सतोगुणी काली को और तमोगुणी नहीं सॉरी सतोगुणी सरस्वती महासरस्वती को और तमोगुणी महाकाली को उत्पन्न करा। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों ने 2-2 जोड़े उत्पन्न करे, महालक्ष्मी से लक्ष्मी, महाकाली से सरस्वती और महासरस्वती से काली हुई।
तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पर उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। मतलब सरस्वती से काली हुई और काली से सरस्वती हुई। हाँ, महाकाली से सरस्वती हुई, महासरस्वती से काली हुई। अच्छा, ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है इट, मतलब इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है। मैंने सिर्फ इनके बीज मंत्र और इनमें भी और फर्दर क्या चीजें हैं उसका एक समरी टाइप एक सिंगल शीटर बना दिया कि मतलब देवी के बारे में तो बात करना इनफाइनाइट है, हम जितना भी बात करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक कैसे हैं? तो मैंने जब 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करा तो 729 श्लोक बैठते हैं। तो मुझे समझ में आया कि 700 का नंबर कहाँ से आया। अब उसमें 729 है या नहीं है वो एक अलग पार्ट हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी। जब कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है तो उसकी हर चीज डिफाइंड होती है। ये नहीं पॉसिबल है कि मतलब मन मर्जी चल रही है कि कहीं भी कुछ भी कर लीजिए। उसमें 700 श्लोक है तो 700 श्लोक के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। सो विच इज व्हाट माय बेसिस कि जब मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती के बारे में सारी दुनिया को बताया और उनकी लाखों करोड़ों वर्ष की आयु है, तो उन्होंने कोई रिसर्च कैसे कर ली और वो रिसर्च को इतना प्रिसाइज करके सिस्टमैटिकली उन्होंने किसी दूसरे को देने के बारे में सोचा होगा। ऐसा नहीं कि एक इलॉजिकल अप्रोच पे उसको डाला हो। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अब आते हैं वापस जो हमने 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स और 9 वास्तु डायरेक्शन। तो जब हमने 9 एलिमेंट्स, 9 चक्रा और 9 वास्तु डायरेक्शन को देखा तब हमें ये पता चला कि हर दिशा में, हर चीज के अंदर और प्रत्येक चक्र के अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो हमने सबसे पहले प्रत्येक चक्र में कौन सा एलिमेंट है या उसमें कौन सी साउंड है उसको आइडेंटिफाई करा। तो हमने सबसे पहले देखा कि अर्थ एलिमेंट में वम है, वाटर में रम, फायर में यम, हवा में हम और स्काई में लम है। ठीक है। अब उसके बाद फिर डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। तो जितनी चीजें हमें पता चलती जा रही है उतनी जगह हम वो रिप्लेस कर रहे हैं और जो नहीं पता चल रही है वहां पर हमने श्रीम रीम क्लीम करके 3 बीज मंत्र छोड़ दिए ताकि बाकी अगर बीज मंत्र हमें मिल रहे हैं तो हम उससे उसको एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें सेकंड पार्ट में जब हमने करा तो व्री अंचे हमें 2 बीज मंत्र मिले। ऐसे करके वो कॉन्स्टेंटली वो चीजें मिलती जा रही है। ठीक है, राइट। तो ये प्रक्रिया के बाद हमारा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हुआ और हमें ये पता चला कि एग्जिस्टिंग मार्केट में जितनी भी चीजें, जैसे किसी ने 7 को 9 कर दिया, मतलब 9 को 7 करा, तो वो सिर्फ 9 को 7 इसलिए करा सो दैट कि वो पार्ट ऑफ द मॉडल पे वो सही बैठ जाए। अच्छा। पूरा मॉडल वो नहीं डाल सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई नास्तिक दर्शन बेस्ड है प्रोसेस, तो वो नास्तिक दर्शन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नास्तिक दर्शन का मतलब क्या है कि पूरी ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को ही वो कॉज ऑफ इवोल्यूशन कहता है, वो गॉड को कॉज ऑफ इवोल्यूशन नहीं कहता। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ ना? कहीं भी जरा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, वो ईश्वर को नहीं मानते ना, ईश्वर को नहीं मानते हैं वो, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियों को वो पूरी तरह से मानते हैं, ब्रह्मांड के हर चमत्कार को स्वीकार करते हैं। तो वो आधे पार्ट को स्वीकार करते हैं, आधे को नहीं करते। तो इसमें जो सबसे बड़ा साइंस, जैसे स्टीफन हॉकिंग है, तो स्टीफन हॉकिंग सबसे बड़ा फिजिस्ट माना जाता है, उसने इसी बात को बोला, उसका नास्तिक दर्शन ही था। अच्छा। तो उसने जो फिजिक्स के जो बिग बैंग के जो पोर्शंस बोले हैं वो प्योरली नास्तिक दर्शन का ही पार्ट है। और ये तो अभी की बात है, मतलब कुछ टाइम पहले अगर हम लेकर चलेंगे तो चलिए उससे वो डिबेट ज्यादा हो जाएगी, पहले काम पूरा कर दे। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने इन 9 चक्रों के अंदर जाने के बाद, इसको मेडिटेशन में कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें आइडेंटिफाई करा कि कहाँ कौन से प्राण की प्रक्रिया दे रखी है, तो कौन सा प्राण है, कहाँ कहाँ काम करता है, सारे इसके अंदर हमने शीट पर कैप्चर कर दिए। प्राण बहुत सारे काम करते हैं, कहां से कहां तक करते हैं ये सारा कुछ है, लेकिन हमने ये पार्ट यहां पर हाईलाइट कर दिया। ठीक है जी। तो
हम जब कहते हैं कि हमारे शरीर में सांस नाक से नाभि, नाभि से नाक तक जाती है तो प्राणों की उत्पत्ति होती है। हाँ। प्राण से ओज बनता है, ओज से तेज बनता है। तो हाँ। कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जाती हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया हमारी जो समझ में आई उसका हमने एक बेसिक डिपिक्शन दे दिया। प्राण कहाँ काम करता है, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया दे। और जब ये प्रक्रिया काम करती है तो इसके पैरेलल एक प्रक्रिया है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को संस्कृत में आयुर्वेद के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाँ। सर ये अपान समान मतलब क्या है? ये प्राण जैसे हो गए कि सांस को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसेस मतलब हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ये उनके नाम रख दिया आपने, जैसे एक्सक्रीशन और इसका अपान कर दिया, और जैसे डाइजेशन का समान कर दिया, इस प्रकार से? नहीं, ये इस तरह से नहीं है। ये बेसिकली प्राणों द्वारा शरीर संचालन की प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए कहा गया। तो ये 5 प्रकार के जो मतलब एक ही प्राण था उसने अपने आप को 5 पार्ट में डिवाइड करा इनिशियली फर्स्ट फेज में। फिर उस 5 को उसने फिर 5 में फर्दर डिवाइड करा। तब वो शरीर संचालन की पूरी प्रक्रिया को लेकर चला। मतलब ये बहुत टिपिकल सा पार्ट है। मतलब केवल इसी पे लोग 1-1, 2-2 साल लगा देते हैं डिस्कस करने में। तो मैं तो बेसिक एक सिंपल सा प्रोसेस आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब हम प्राण को ध्यान करते हैं तो प्राण हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को इन्वोक कर देता है। ये सिर्फ एयर का मैटर नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मतलब घर में जैसे आपके ब्राह्मण आएगा तो वो कोई भी पूजा कराएगा तो सबसे पहले बोलेगा प्राणाय नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, व्यानाय नमः, समानाय नमः। ऐसे करके वो जब भी कुछ हवन में समर्पित करेगा तो उसके साथ साथ उन 5 प्राणों का भी ध्यान करेगा। तो कौन सा प्राण कहाँ कौन सी डोमेन में काम करता है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, राइट। तो और ये जैसे उदान है तो वो केवल कंठ से सिर तक? मैम अभी इसको छोड़ देते हैं ना। होगा, अच्छा छोड़। काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। मतलब मैं ये बोलूंगा तो फिर मेरे को 1 हफ्ता भी कम पड़ेगा। तो पहले मैं एक बेसिक पार्ट कवर अप कर लूं और आप इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारे हर स्टेप में कौन कौन सा पार्ट है। कहीं कहीं क्या होता है ना कि कोर्स के नेक्स्ट कोर्स के लिए क्यूरियोसिटी बनाने के लिए ना कुछ चीजें लिखनी मैंडेटरी हो जाती है। ये स्लाइड बिल्कुल वैसे ही है कि कल को मैं एडवांस कोर्स बनाऊं तो एडवांस कोर्स में हेल्थ रिलेटेड पार्ट को अगर मुझे एड्रेस करना है तो बिना प्राणों के ऊपर रिसर्च के वो पूरा नहीं हो सकता। कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जब तक हम उस पार्ट को हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक कोई ये नहीं समझेगा कि हमने उस चीज को कैसे करा। जैसे आपने बोला कि भाई मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ सर। तो उसके बाद आपने डॉक्टर आरती से अभी जब कनेक्ट करेंगे उनको बोलेंगे आरती आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा देंगे कि भाई पहली बात तो आपके पैरों में दर्द क्यों हो रहा है एक्स। दूसरी बात ये कि ये जो दर्द है इस दर्द को वो यहाँ बैठे बैठे दूर कर देते हैं। तो अब अगर आप बिजली के स्विच को देखें तो एक बल्ब है और एक स्विच है और बीच में एक तार है। बल्ब जो है जलेगा तब जब मैं स्विच इधर से ऑन करूंगा, बल्ब जब बंद होगा तब जब मैं स्विच इधर से ऑफ करूंगा। तो वो क्या है जो डॉक्टर आरती और आपके बीच में है जो कि आपके पैरों के दर्द को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकता है। मतलब कोई ना कोई तार भी होगा, बिना माध्यम के तो कोई चीज हो नहीं सकती है। तो अगर वो चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि हमने प्रक्रिया का एक स्विच ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। और उसमें हम किस चीज को वायर बनाते हैं वो हमारी प्रक्रिया है। तो ये जो पीपीटीज हैं बेसिकली ये आपको वो वायर और पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई कराने के लिए है। ठीक है। तो कोई चीज अगर हमने 2-5 साल लगाकर समझी है तो उसको 7 दिन में आधा 1-1 घंटे करके समझाने में कुछ ना कुछ पार्ट तो डेफिनेटली छूटेगा। क्योंकि उतने कम टाइम में उतनी सारी चीजें आंसर करना वो उतना प्रिसाइसली पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। फिर हमारे सबके मतलब एज ग्रुप जो है वो अब वो लर्निंग के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं
तो वो वाला एस्पेक्ट भी है कि अब थोड़ा थोड़ा तो वो मतलब उसको जो है उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जैसे हम अभी एक बार पढ़ें, फिर 10-15 दिन बाद फिर से पढ़ें, फिर 15 दिन या 1 महीने बाद फिर से पढ़ें, तो वो हमारा एक सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंडिंग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अब मेन पार्ट जो इसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं वो है कि एक स्काई है और एक अर्थ है, उसको अगर हटा दे पिक्चर में से तो एयर, फायर और वाटर, इन तीन के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अग्रीड। हाँ। तो स्काई से वात बन रहा है, ओ सॉरी, एयर से वायु, एयर को हम वायु कह रहे हैं, वायु से एक हिस्सा प्राण बन रहा है, दूसरा हिस्सा वात बन रहा है। वात बन रहा है। वात से रोग होते हैं, प्राण से रोग नहीं होते। फिर उसके बाद जो अग्नि है वो अग्नि या तो तेज में कन्वर्ट होगी, अगर तेज नहीं हो पाई कंप्लीटली कन्वर्ट तो वो पित्त बन जाएगा। पित्त जो है उसके कुपित होने से पित्त के रोग होते हैं जो गॉल ब्लैडर अफेक्ट करते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं। सो वहां के हिसाब से अब पित्त फायर का डोमेन था। उसी तरह से जब जल की बारी आई तो अग्नि का दूसरा तत्व जल था, और जब हमने जल को जो है देखा तो जल से ओज बन गया, और जब ओज नहीं बना, इनकम्प्लीट कंबशन रहा, तो वो कफ बन गया। कफ बन गया। कफ से हमारे को कफ के रोग हो गए। हाँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फिर से इस प्रक्रिया को बताने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर 3 चीजें प्रत्येक स्थिति में हो रही हैं। हमारा तेज और पित्त जो है वो कीटाणुओं को जन्म दे रहा है, हमारा कफ और ओज जो है वो शुक्राणुओं को जन्म दे रहा है, हमारा प्राण या वात जो है वो विचार को जन्म दे रहा है। ये 3 हमारे को मतलब अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके शरीर में शुक्राणु बन रहे होंगे, कीटाणु बन रहे होंगे और नए विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। ठीक है। व्यक्ति अगर मर जाए तो ये तीनों प्रोसेस बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। ठीक है। विचार, शुक्राणु और कीटाणु ये आने बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रिया होती है वही इस हम यम वम रम लम के तहत होती है। ठीक है सर। प्राण तो हर एक के शरीर में चल रहे हैं ना? प्राण चलने की बात नहीं बोली मैंने, मतलब प्राण बनने तो की बात हो रही है। नहीं, प्राण कब बनेगा? जब नाक से नाभि तक सांस जाएगी आएगी। हाँ, तो प्राण तो हर एक के शरीर में है ही है ना? नहीं, मैं यही पॉइंट आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, प्राण जो है वो बनता है जब आप सांस नाभि तक लेकर जाते हैं तब। अगर वो सांस आप छाती तक रखते हैं, नाभि तक नहीं लेकर जाते, तो वायु तो रहेगी, प्राण नहीं बनेंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? नहीं समझा पाया? बिल्कुल समझा, बिल्कुल समझा पाए। रोग हो जाएंगे लेकिन ना, मतलब सांस हम लेने में लोग दिक्कत आएगी। जैसे अभी तक हम जब बात करते थे आपस में तो हम तो यही समझते थे कि सांस लेना मतलब कि प्राण है ना? ऐसे we were as an ignorant person we used to feel breathing means प्राण, right? लेकिन आप ये हमें मतलब जो मैं समझ रही हूँ ये कि भाई ये वो जरूरी नहीं है कि आप अगर ब्रीथ कर रहे हो तो मतलब आप प्राण हैं, उनको प्राण आप नहीं मानेंगे सही मायनों में। प्राण भी हैं, अगर प्राण पूरी तरह से नहीं बनती है तो वात रोग हो जाता है, फिर उससे उसकी बीमारियां लग जाती हैं वात से। Okay. उसी तरीके से शरीर में जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन करने की प्रक्रिया जो है जब इंटेस्टाइन्स में जाती है तो ये जो तेज में कन्वर्ट नहीं हुआ और पित्त बन गया, वो पित्त एसिड के तौर पे हमारी इंटेस्टाइन की अपर लेयर, जो सबसे अंदर की कोर लेयर है, उसको गला देता है। वही डेड स्किन हमारे टॉयलेट से बाहर निकलती है। मतलब जब हम मल से अपनी मुक्ति करते हैं तो मॉर्निंग टॉयलेट हैबिट जो है उसमें वो डेड स्किन भी शरीर से बाहर निकलती है जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है।
तो जो इसको ऐसे मानिए जैसे नहीं वो पंजाब में वो सांझा चूल्हा होता है, तो सांझे चूल्हे में क्या होता है, नीचे आग जला देते हैं और उसकी जो अंदर का हिस्सा है उसमें मिट्टी से उसकी लिपाई कर देते हैं। तो जब वो रोटी बनती है तो रोटी जो है तंदूरी रोटी एक गीले कपड़े पे रख के और उस पे चिपका देते हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद वो अग्नि से गर्म होके फूल जाती है और वो खाने में सर्व हो जाती है। तो वो मिट्टी जो है वो बेसिकली एक्ट करती है जैसे हमारी इंटेस्टाइन में कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु ही वो लेयर का काम करते हैं। अगर वो कीटाणु ना हो शरीर के अंदर तो हमारी इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए, इतना एसिड हम जनरेट करते हैं। अच्छा। हमारे पेट में जो अग्नि है वो एसिड होता है और ये एसिड ही पित्त कहलाता है। अच्छा, मैं समझा पाया मेरी बात? हाँ। तो हमारे यहाँ हर प्रक्रिया जो है उसको करने से ही वो चीज होगी। अगर हमारे शरीर में कीटाणु कम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारी डाइजेस्टिव एबिलिटीज भी घट जाती है। अच्छा, घट जाती हैं? घट जाती है। अगर ये कीटाणु कम हो जाएं, जितने हैं उससे कम हो जाएं या उससे बढ़ जाएं, दोनों ही स्थिति में हम रोगी हो जाएंगे। जैसे शुक्राणु जो हैं अगर किसी के शरीर में कम हो जाएं तो उसके शरीर में जो ओज है, जो पावर है, वो भी घट जाएगी। आप बहुत सारे लोग देखिए जो उठते बैठते जो है उनकी कमर जो है वो अकड़ जाती है। हाँ। ठीक है ना, तो वो पीछे पीठ पे हाथ लगाकर फिर उठते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल जल्दी से सफेद हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के नखून जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं कि हाथ से ही तोड़ देते हैं अपने नखून वो। ये सब लोगों के शुक्राणु कमजोर हो जाते हैं। जितने होने चाहिए उससे कम होने पर ये होता है। अच्छा। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है वो ये बताता है कि हमारे शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए आयुर्वेद सबसे पहले ये कहता है कि सही और गलत का कोई मतलब नहीं है। कीटाणु खराब होते हैं और शुक्राणु अच्छे होते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आयुर्वेद कहता है शुक्राणु भी इम्पोर्टेंट है और कीटाणु भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम रेशो मैनेज करी जाती है। आप सुनते हैं जब बीमारी में जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है काफी ज्यादा, उसकी किडनी की प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पर उसका सोडियम पोटेशियम भी चेक करा जाता है। पोटेशियम जो धातु है उसकी कमी या ज्यादा होने से वो इन कीटाणुओं को मार देता है। अच्छा। हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का ये काम है कि एक स्टिपुलेटेड लेवल से ज्यादा अगर कीटाणु होते हैं तो पोटेशियम उनका नाश कर देता है। अच्छा। तो स्टिपुलेटेड लेवल जो है उससे कीटाणु बढ़ जाए तो नुकसान होता है, उसी तरह से स्टिपुलेटेड लेवल पे शुक्राणु घट जाए तो नुकसान होता है। और विचार तो प्रत्येक स्थिति के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना विचार का व्यक्ति तो क्या आदमी, जो सोचे ही नहीं वो तो मनुष्य ही नहीं रहा ना, जानवर हो गया। तो विचार जो है वो कीटाणु शुक्राणु हर प्रकार की स्थिति के लिए जागरूक रहने का पार्ट है और ये प्राणों से उत्पन्न होता है। हाँ। ठीक है, ये प्राण जो है नाक और ब्रेन के बीच में जो छोटा सा छेद होता है उसके माध्यम से वो अंदर जाता है और ब्रेन के 5 पार्ट को फीड करता है। इसलिए जब आप पढ़ते हैं कि प्राणायामा अपानायामा ऐसे करके ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है उसके फंक्शन है। अच्छा। तो इसलिए ये पूरी पिक्चर जब कभी हम किसी व्यक्ति की हीलिंग करते हैं तो हमारे को ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा अब डे 3 कंप्लीट हुआ। मैं आरती से पूछ लेता हूँ 1 मिनट कि आरती अगर आ जाए तो फिर हम डे 3 तक का जो पार्ट है उसको पूरा करके फिर अपना डे 4 शुरू करते हैं।